आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। और आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हम सबसे पहले समाज के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी एक शब्दावली और प्राथमिक अवधारणाएं होती हैं जिनका प्रयोग विषय के विवेचन के लिए किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञानों जैसे कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र आदि में अपने विशिष्ट शब्द और सूत्र हैं जिनका प्रयोग सभी विद्वान विशेष अर्थों में करते हैं। सामाजिक विज्ञानों की भी अपनी शब्दावली, अवधारणाएं और सूत्र होते हैं। राजनीति विज्ञान के विद्वान राज्य, सरकार, प्रजातंत्र, समाजवाद, शक्ति और कानून आदि का और अर्थशास्त्री उपयोगिता, हास, मुद्रा बैंक, साख, उपभोग, विनिमय, उत्पादन, वितरण आदि शब्दों का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग करते हैं। समाजशास्त्र की भी अपनी एक शब्दावली और कुछ अवधारणाएं हैं जिनका एक विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र ने अपनी शब्दावली का चयन सामान्य बोलचाल की भाषा से किया है, जैसे कि हम समाज, संस्था, समुदाय, समिति, संरचना, संगठन, परिस्थिति, भूमिका, जनरीति, प्रथा, रूढ़ि आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन सभी का प्रयोग समाजशास्त्र में सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ में किया जाता है। समाजशास्त्र का निश्चित ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि इसमें प्रयुक्त शब्दावली और अवधारणाओं से हम भलीभांति परिचित हों। समाजशास्त्र की विभिन्न अवधारणाओं का विद्यार्थियों को अध्ययन करना आवश्यक है, तभी वह समाजशास्त्र की आगामी विषय वस्तु का अध्ययन कर पाएंगे। समाजशास्त्र में समाज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और प्राथमिक अवधारणा है और इसे भलीभांति समझकर ही समाजशास्त्र को ठीक तरीके से समझा जा सकता है। जब समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है तो ऐसी दशा में इस विज्ञान को सही रूप में समझने की दृष्टि से समाज के निश्चित अर्थ को समझना आवश्यक है। समाज न केवल व्यक्तियों के बल्कि पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों तक के जीवन में एक वास्तविकता है। ये कहना पूरी तरीके से सही है कि जहाँ जीवन है वहाँ समाज भी है। व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। जहाँ व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करके समाज के निर्माण और विकास में सहायता प्रदान की, वहाँ समाज ने व्यक्ति का समाजीकरण कर उसके व्यक्तित्व के विकास में योग दिया है। व्यक्ति को संस्कृति से परिचित कराने में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहाँ व्यक्ति को अपने विकास के लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता होती है, वहाँ समाज को व्यक्ति व्यक्ति के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों की आवश्यकता होती है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना तक नहीं की जा सकती। समाज का सामान्य अर्थ क्या है? जनरल मीनिंग ऑफ सोसाइटी। वैसे बोलचाल की भाषा में या साधारण अर्थ में हम समाज का प्रयोग व्यक्तियों के समूह से करते हैं या व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है, जैसे कि आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, हिंदू समाज है, जैन समाज है, विद्यार्थी समाज है या महिला समाज है। ये समाज शब्द का साधारण अर्थ है जिसका प्रयोग विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से किया है। किसी ने इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में किया है, तो किसी ने समिति के रूप में, तो किसी ने संस्था के रूप में इसका प्रयोग किया है। इसी वजह से समाज के अर्थ के संबंध में निश्चितता का अभाव पाया जाता है। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों तक ने समाज शब्द का अपने अपने ढंग से अर्थ लगाया है, जैसे कि राजनीति शास्त्र समाज को व्यक्तियों के समूह के रूप में देखता है, मानवशास्त्री आदिम समुदायों को ही समाज मानता है, जबकि अर्थशास्त्री आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने वाले व्यक्तियों के समूह को समाज कहता है। समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है। यहाँ व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाली सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। यहाँ व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं माना गया है। मैकाइवर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया है। इन्होंने संबंधों की इस सदैव परिवर्तित होती रहने वाली जटिल व्यवस्था को समाज माना है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध केंद्रीय अध्ययन वस्तु है। जब असंख्य सामाजिक संबंधों का जाल अनेक रीतियों और सामाजिक मूल्यों द्वारा व्यवस्था में बदल जाता है तो उसे हम समाज कहते हैं। समाज को पार्सन्स के द्वारा भी परिभाषित किया गया है। समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया है पार्सन्स ने, जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने में उत्पन्न हुए हों, चाहे ये यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। पार्सन्स की इस परिभाषा में क्रिया को विशेष महत्व दिया जाता है और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में किए गए कार्य को ही क्रिया कहा गया है।
ऐसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संबंधों को ही सामाजिक संबंध और इन सामाजिक और मानवीय संबंधों से बनने वाली संपूर्ण जटिलता या व्यवस्था को समाज कहा गया है। अगली परिभाषा आती है गिडिंग्स की। गिडिंग्स ने समाज को स्वयं संघ, संगठन और औपचारिक संबंध का योग माना है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इस परिभाषा से समाज के लिए सहयोगी संबंधों को आवश्यक माना गया, जो व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। तीसरी परिभाषा दी गई थी र्यूटर के अनुसार, और उन्होंने समाज को एक अमूर्त अवधारणा कहा है, जो एक समूह सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता या संपूर्णता का बोध कराती है। इस परिभाषा के अनुसार व्यक्तियों के बीच पनपने वाले संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था को समाज माना गया है, जो कि अमूर्त है। तो इस प्रकार से समाज की अवधारणा को विद्वानों के द्वारा स्पष्ट किया गया है, लेकिन समाज की अवधारणा को मैकाइवर ने कुछ अलग ढंग से स्पष्ट किया है। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज रीतियों और कार्य प्रणालियों की अधिकार, पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों और विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इन्होंने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल अवश्य कहा है, लेकिन साथ ही उन आधारों और महत्वपूर्ण तत्वों का भी उल्लेख किया है जिनकी सहायता से सामाजिक संबंध एक जटिल व्यवस्था का रूप ग्रहण करते हैं, एक सामाजिक संरचना को निर्मित करते हैं। इसके आधार पर मैकाइवर और पेज ने समाज के कुछ महत्वपूर्ण तत्व या आधार भी बताए हैं, जैसे कि उन्होंने सबसे पहला आधार बताया है रीतियाँ। रीतियाँ या प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का एक प्रमुख प्रकार है। ये समाज के निर्माण में आधार के रूप में कार्य करती है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े अनेक रीतियाँ पाई जाती है, जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, विवाह, धर्म, जाति, शिक्षा आदि से संबंधित रीतियाँ। ये रीतियाँ व्यक्ति को विशेष तरीके से व्यवहार करने को प्रेरित करती हैं। इसके विपरीत आचरण या व्यवहार करने पर व्यक्ति को अन्य लोगों की आलोचना का पात्र बनना पड़ता है। कभी कभी रीतियों के विरुद्ध आचरण करने पर व्यक्ति को दंडित भी किया जाता है। रीतियाँ सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। नेक्स्ट है कार्य प्रणालियाँ। कार्य प्रणालियों को भी समाज का एक प्रमुख आधार माना गया है। मैकाइवर और पेज ने सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियों को ही संस्थाओं के नाम से पुकारा है। इन्हीं के माध्यम से एक समाज विशेष के लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। एक समाज में व्यक्तियों की सभी क्रियाएं सामान्यतः इन कार्य प्रणालियों के अनुरूप ही होती हैं, इन्हीं से नियंत्रित होती हैं। प्रत्येक समाज की अपनी विशेष कार्य प्रणालियाँ होती हैं जो अन्य समाजों की कार्य प्रणालियों से अलग होती हैं, जैसे हिंदुओं की विवाह से संबंधित कार्य प्रणाली मुसलमानों और ईसाइयों की विवाह संबंधी कार्य प्रणाली से बिल्कुल अलग होती हैं। नेक्स्ट है अधिकार। अधिकार को सत्ता या प्रभुत्व के नाम से भी जाना जाता है। ये भी समाज का एक प्रमुख आधार है। कोई भी ऐसा समाज दिखाई नहीं पड़ेगा जिसमें प्रभुत्व और अधीनता के संबंध नहीं पाए जाते हों। समाज में अनेक संगठन, समूह, समितियाँ आदि होते हैं जिनके कार्य संचालन और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार, शक्ति या सत्ता का होना जरूरी है। इसके अभाव में व्यवस्था और शांति बनाए रखना संभव नहीं है। परिवार में अधिकार या शक्ति कर्ता के पास, जाति में पंच के पास, गांव में मुखिया, पटेल या प्रधान के पास तथा राज्य में राजा के पास केंद्रित रही हैं। स्कूल, कॉलेज, आर्थिक संगठन, धार्मिक संघ आदि में किसी न किसी व्यक्ति में अधिकार या सत्ता सदैव ही मौजूद रही है। लेकिन वर्तमान समय में जटिल समाजों में अधिकार या सत्ता कार्यपालिका और न्यायपालिका में केंद्रित है, जो व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पारस्परिक सहायता, यह समाज का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आधार है। जब तक कुछ व्यक्ति अपने अपने उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते, तब तक समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। समाज के लिए सहयोगी संबंधों का होना अत्यंत आवश्यक है। सहयोगपूर्ण संबंधों के अभाव में तो एक छोटे से छोटा समूह, परिवार तक भी अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता। जिस समाज में पारस्परिक सहयोग की मात्रा जितनी अधिक होगी, वह उतनी ही अधिक मात्रा में प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। वर्तमान में सहयोग के क्षेत्र के बढ़ जाने से समाज का आकार काफ़ी विस्तृत हो गया है। समूह और विभाग। समाज अनेक समूहों और विभागों या उपसमूहों से मिलकर बनता है।
हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में अनेक समूह, समितियां, संगठन पाए जाते हैं जिनकी सहायता से व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, जाति, गांव, कस्बा, नगर, समुदाय, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठन, स्कूल, महाविद्यालय, अनेक समूह एवं विभाग ही हैं जिनसे समाज बनता है और जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देते हैं। आयु, लिंग, जाति, प्रजाति, वर्ग आदि के आधार पर समाज में अनेक विभाजन देखने को मिलते हैं। ये सभी समूह और विभाग आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये समूह जितने अधिक संगठित होंगे, समाज उतना ही अधिक उन्नत होगा। मानव व्यवहार का नियंत्रण। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को ठीक से संचालित करने के लिए ये ज़रूरी है कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए। व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित हैं, जैसे धन, वैभव, सम्मान, शक्ति, इनसे संबंधित आवश्यकताएं एवं इच्छाएं। यदि व्यक्ति की इच्छाओं को नियंत्रित नहीं किया जाए और व्यक्ति को उन्हें मनमाने ढंग से पूरा करने की छूट दे दी जाए तो समाज में व्यवस्था का बना रहना संभव ही नहीं होगा। ऐसी दशा में व्यक्ति स्वच्छंद या मनमाने तरीके से व्यवहार करने लगेंगे तथा आदर्श शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और समाज विकसित होने लगेगा। इसलिए मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों को अपनाया जाना बहुत ज़रूरी है और इन साधनों को काम में लेने के लिए बिना समाज की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों में कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और अनौपचारिक साधनों में जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, संस्थाएं, धर्म, नैतिकता आते हैं। इन सभी साधनों से व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने और सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित बनाने का प्रयत्न किया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। समाज के एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। समाज में स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने ढंग से कार्य, व्यवहार या आचरण करने से बिल्कुल नहीं है। यहाँ इसका तात्पर्य सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान करने से है। जहाँ समाज में व्यक्ति के व्यवहार को औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वहाँ उसे कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान करना भी जरूरी है। स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सकता है और अपने समाज के प्रगति में योगदान दे सकता है। बहुत अधिक नियंत्रण व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं और इसकी विवेक और चिंतन शक्ति को कुंठित करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ स्वतंत्रता व्यक्ति को इच्छानुसार कार्य करने का सुअवसर देती है, वहाँ साथ ही ये भी ज़रूरी है कि वो दूसरे को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अवसर दे और उनके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे। इस प्रकार मैकाइवर और पेस ने समाज के उपयुक्त 7 आवश्यक आधार या तत्व बताए हैं। इन्होंने समाज को सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था माना है और साथ ही स्पष्ट किया है कि ये सभी सामाजिक संबंध आपस में गुथे हुए हैं। सामाजिक संबंधों के जाल से निर्मित यह जटिल व्यवस्था निरंतर बदलती रहती है और इसमें हर समय कुछ न कुछ परिवर्तन होते ही रहते हैं। मैकाइवर और पेज की इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है और इसके 7 आधार हैं, लेकिन साथ ही समाज के लिए 3 बातों का होना भी ज़रूरी होता है। पहला है व्यक्तियों की बहुलता। समाज विभिन्न व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों से बनता है। यद्यपि समाज व्यक्तियों का समूह तो नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि व्यक्तियों के बिना हम सामाजिक संबंधों की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए समाज के लिए प्रथम आवश्यकता के रूप में काफ़ी मात्रा में व्यक्तियों का होना ज़रूरी है ताकि सामाजिक संबंध निर्मित हो सके। सामाजिक संबंध व्यक्तियों के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों के संगठित रूप को ही समाज माना गया है। सामाजिक संबंध ही समाज का प्रमुख आधार है और इन संबंधों के अभाव में सब व्यक्तियों की किसी भीड़ या झुंड को समाज नहीं कहा जा सकता। सामाजिक अंतःक्रिया केवल व्यक्तियों के होने और उनके सामाजिक संबंधों के पनपने मात्र से समाज का निर्माण नहीं हो जाता। यहाँ उन व्यक्तियों में सामाजिक अंतःक्रिया का होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि उन्हें न केवल एक दूसरे की जानकारी होनी चाहिए, न केवल उनमें पारस्परिक जागरूकता होनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा एक दूसरे को प्रभावित भी किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि समाज को चाहे व्यक्तियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जाए जिसमें मनुष्य संपूर्ण सामान्य जीवन व्यतीत कर सके, या सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया जाए। समाज का अपना जीवन का एक तरीका होता है जिसे संस्कृति कहते हैं। चिनॉय ने बताया कि इस दृष्टि से समाज को उसकी प्रमुख संस्थाओं पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक आदि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण में समाज पर संस्थाओं की संरचना और सामाजिक संबंधों की संरचना दोनों ही रूपों में विचार किया जाना चाहिए।
तो समाज की इन विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सभी समाजशास्त्री समाज के लिए सामाजिक संबंधों को आवश्यक मानते हैं और वे ऐसे संबंधों की जटिल व्यवस्था को ही समाज कहते हैं। मैकाइवर और पेज ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है।